मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार। फ्रेंड्स, अखबारों में आपने पढ़ा कि मुख्य चुनाव आयुक्त पर संसद के दोनों सदनों में महाभियोग का नोटिस प्रस्तुत कर दिया गया है। यानी कि मुख्य चुनाव आयुक्त पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है और यह हमारे देश का पहला अवसर है जब किसी भी मुख्य चुनाव आयुक्त को पद से हटाने के लिए नोटिस दिया गया है। दोस्तों, इसलिए मुझे लगता है कि यह टॉपिक आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से प्री और मेंस दोनों ही दृष्टियों से बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और स्पेशली मैं बताना चाहूँगा कि अभी हम मार्च के महीने में हैं और मार्च तक के जो करंट अफेयर्स होते हैं वे उसी साल के प्री में पूछे ही जाते हैं। और चूंकि ये जो घटना हुई है ये पहली बार देश में घटित हो रही है, इसलिए प्री में भी इस पर प्रश्न पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि इस टॉपिक पर आपकी बहुत अच्छी तैयारी होनी चाहिए। तो आइए इस पर कुछ बातें करते हैं। फ्रेंड्स, आपके लिए एक उपयोगी सूचना, हमारा फुल ऑनलाइन कोर्स है जिससे ऑप्शनल सब्जेक्ट को छोड़कर हम प्री, मेंस और इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी कराते हैं। इसके सभी 1000 घंटे के लेक्चर्स वेल एडिटेड और एनिमेटेड हैं। इसके जो 90% लेक्चर हैं मैंने तैयार किए हैं और मैं स्पेशली बताना चाहूँगा कि हमने इसमें पढ़ाया नहीं है बल्कि समझाया है। आपको इसकी पूरी जानकारी हमारे मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट पर मिल जाएगी। जो नोटिस दिया गया है वह दोनों सदनों में दिया गया है, दोनों सदनों में, यानी कि लोकसभा में भी दिया गया है और राज्यसभा में भी दिया गया है। विपक्षी पार्टियों के 130 लोकसभा के सदस्यों ने हस्ताक्षर किए हैं और राज्यसभा के 63 सांसदों ने हस्ताक्षर किए हैं। अब आप देखिए कि आगे क्या होगा। पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि हमारे संविधान में इस तरह की कोई बात विस्तार के साथ नहीं की गई है कि मुख्य चुनाव आयुक्त को उनके पद से कैसे हटाया जाएगा। लेकिन फिर भी ऐसा भी नहीं कि संविधान बिल्कुल साइलेंट है। संविधान में क्या लिखा गया है उसे मैं आपके सामने रख रहा हूं और मुझे लगता है कि प्री एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इसे ही बहुत बारीकी से जानना आपके लिए जरूरी है। संविधान का जो अनुच्छेद 324 है, 324, उसका संबंध निर्वाचन से है। निर्वाचन, उसका अंग्रेजी वर्ड है इलेक्शंस और हिंदी में है निर्वाचन। याद रखिएगा, वो चुनाव नहीं है, वह निर्वाचन है। और 324 अनुच्छेद का जो शीर्षक है वो है निर्वाचनों के अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना। ये हिंदी का शब्द है। तो लिखने में यदि आप चुनाव की जगह निर्वाचन, यदि आयोग के संदर्भ में आप लिख रहे हैं तो ज़्यादा बेहतर होगा निर्वाचन आयोग लिखें। तो ये जो अनुच्छेद 324 का जो 5 है उसके तहत इनके हटाए जाने के बारे में थोड़ी सी बातें कही गई हैं। अब देखिए वो बात क्या है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से उसी रीति से और उन्हीं आधारों पर ही हटाया जाएगा जिस रीति से और जिन आधारों पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है, बस ये बात कही गई है। इसका मतलब है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को जिस तरीके से हटाया जाता है, सीधी सी बात है कि उसे आपको विस्तार से जानना होगा और उसे ही ज्यों का त्यों मुख्य निर्वाचन आयुक्त पर अप्लाई करना होगा। और याद रखिए, यहाँ बात कही जा रही है मुख्य निर्वाचन आयुक्त के बारे में, ये सभी निर्वाचन आयुक्तों के बारे में नहीं है। और आप जानते हैं कि अब जो हमारा निर्वाचन आयोग है वह 3 आयुक्तों से मिलकर बना है। 1989 में राष्ट्रपति ने आयोग के भार को कम करने के लिए और 2 निर्वाचन आयुक्तों को नियुक्त किया था और इसकी जो व्यवस्था की गई थी 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 के द्वारा। इसे भी आपको जानना चाहिए क्योंकि प्री में अगर प्रश्न पूछे जाएंगे तो कुछ इसी तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे।
इससे पहले जो निर्वाचन आयोग था वह 1 सदस्यीय हुआ करता था, बाद में यह 3 सदस्यीय हो गया। और आपको यह भी जानना है कि ये जो तीनों आयुक्त होते हैं, इन सबके लगभग लगभग समान अधिकार होते हैं, इनके वेतन भी समान होते हैं, इनकी शक्तियां भी लगभग लगभग समान ही होते हैं, दूसरे जो इनके लाभ होते हैं वो भी समान होते हैं। और जो बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि यदि संविधान का अनुच्छेद 324 का 5वां भाग ये कह रहा है कि इन्हें उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की प्रक्रिया के तहत ही हटाया जा सकता है, तो इसका मतलब है कि इनका जो स्तर है वह भी उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान ही है। यहाँ आपको ये बात ध्यान में रखनी होगी, यानी कि उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं और हमारे निर्वाचन आयोग के जो 3 आयुक्त हैं, ये तीनों बिल्कुल समान रैंक के माने जाते हैं। दोस्तों, अब हम ये देखते हैं कि हटाने की ये प्रक्रिया पूरी कैसे की जाती है। इसके लिए देखिए, जब हमें डिटेल में जानना होगा तो न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 को देखना होगा, क्योंकि संविधान में और कुछ प्रक्रिया नहीं बताई गई है। तो न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 में ये कहा गया है कि यदि दोनों सदनों में एक ही दिन नोटिस दिया जाता है, जैसा कि इसमें किया गया है, तो तब तक कोई जांच समिति नहीं बनेगी जब तक दोनों सदनों में प्रस्ताव स्वीकार नहीं हो जाता। यानी कि अब ये जो दोनों सदन हैं ये इस प्रस्ताव को स्वीकार करेंगे। देखिए आगे क्या होता है। और यदि प्रस्ताव स्वीकार हो जाता है, फिर जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं और राज्यसभा के सभापति, जिन्हें आप उपराष्ट्रपति भी कहते हैं, मिलकर 3 सदस्यों वाली एक समिति बनाएंगे जो जांच समिति होगी। यानी कि जो आरोप लगाए गए हैं मुख्य चुनाव आयुक्त पर, उसकी वे जांच करेंगे। आप जानते हैं कि क्या आरोप लगाए गए हैं। सबसे बड़ा जो आरोप है उन पर SIR को लेकर के है, यानी कि जो मतदाता सूचियों का जो गहन पुनरीक्षण हो रहा है उसके बारे में जो विपक्षी पार्टियां हैं उनका मानना है कि यह सत्तारूढ़ पार्टी को लाभ पहुंचाने के लिए किया जा रहा है। इसलिए आप देखेंगे कि वो पार्टियां इसका विरोध भी कर रही हैं। और अभी वेस्ट बंगाल में तो इसका बहुत जबरदस्त रूप से विरोध भी हो रहा है। मामला सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंचा, लेकिन उच्चतम न्यायालय तक ने सरकार के अनुरोध को स्वीकार नहीं किया और जो गहन पुनरीक्षण हो रहा है, विशेष गहन पुनरीक्षण, उसकी कंटिन्यूटी को जारी रखा है। और वहाँ इसका काम यहाँ तक कि न्यायाधीशों को दे दिया गया है। यानी कि उच्चतम जो न्यायालय है वो इससे सहमत है कि निर्वाचन आयोग जो कार्य कर रहा है विशेष गहन पुनरीक्षण का, यह अपने आप में सही है और ये होना चाहिए। लेकिन विपक्षी पार्टियों का आरोप है कि यह सत्तारूढ़ पार्टी को लाभ पहुंचाने के लिए किया जा रहा है। और साथ ही साथ और भी दूसरे आरोप हैं। तो ये जो आरोप लगाए गए हैं मुख्य चुनाव आयुक्त पर, जो जांच समिति है वह इसकी जांच करेगी। तो इस समिति में कौन कौन लोग होंगे, इसके बारे में भी आप ध्यान से सुन लीजिए। इस समिति में मुख्य न्यायाधीश की तरफ से नामित एक जज होंगे, एक हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होंगे, यानी कि जो जज होंगे वो सुप्रीम कोर्ट के होंगे, फिर एक हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होंगे वो होंगे। और याद रखिए कि जो सुप्रीम कोर्ट के जो जस्टिस होते हैं और हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होते हैं उनका रैंक बराबर होता है। और साथ ही एक बहुत ही प्रतिष्ठित विधि विशेषज्ञ शामिल होंगे, यानी कि 2 न्यायाधीश होंगे, एक लॉ एक्सपर्ट होंगे। और ये जो 3 सदस्यीय समिति होगी यह मामले की जांच करेगी। और जब मामले की जांच करेगी तो उस समिति के सामने जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं उन्हें भी अपनी बात रखने की पूरी इजाज़त होगी, अवसर दिया जाएगा कि वो अपना पक्ष रखें। और फिर यह समिति अपनी जो जांच की रिपोर्ट है वो संसद को सौंप देगी। संसद को जब ये रिपोर्ट सौंप दी जाएगी तो सीधी सी बात है कि अब संसद में इस प्रस्ताव पर विचार होगा। जो विश्वास प्रस्ताव आया है, कह लीजिए जो महाभियोग का प्रस्ताव आया है, जो हटाने का प्रस्ताव आया है, इस पर विचार होगा। जांच समिति की रिपोर्ट पर विचार होगा और बकायदे जो सांसद होंगे उन्हें समय दिया जाएगा, वे अपने अपने पक्ष को रखेंगे। इन पर डिस्कशन होने के बाद फिर मतदान होगा। और यहाँ आपको विशेष रूप से ध्यान रखना होगा
कि जब मतदान होगा वो दोनों सदनों में होगा और दोनों सदनों में उसे पारित होना पड़ेगा। और संसद में बाकायदे जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं उन्हें भी अपना बचाव करने का अधिकार होगा, उन्हें भी बात करने का मौका दिया जाएगा। और अब जब मतदान होगा तो उस प्रस्ताव का विशेष बहुमत से पारित होना जरूरी है। विशेष बहुमत का क्या अर्थ होता है? विशेष बहुमत का अर्थ होता है कि सदन की जो संख्या है उसका बहुमत, जैसे मान लीजिए कि लोकसभा में 540 सदस्य हैं तो उसे कम से कम 271 मत मिलने ही चाहिए, कम से कम। और जो मतदान करने वाले जितने लोग हैं उनका 2/3। जब ये दोनों शर्तें पूरी हो जाती हैं तो उसे कहा जाता है विशेष बहुमत से पारित प्रस्ताव। और यदि ऐसा हो जाता है तो सीधी सी बात है कि फिर राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश को अपने पद से हटा सकते हैं। दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि अभी जो मुख्य चुनाव आयुक्त के प्रति जो प्रस्ताव आया है उसकी क्या संभावनाएं हैं। संभावना बहुत स्पष्ट है और विपक्ष भी इस बात को बहुत अच्छे तरीके से जानता है कि उनका यह प्रस्ताव पारित नहीं होने वाला है, दोनों सदनों में यह गिर जाएगा। फिर सवाल उठता है कि उन्होंने यह कदम उठाया क्यों। ये एक राजनीति की बात होती है। विपक्ष को ऐसा लग रहा है कि इसके माध्यम से कम वो अपनी बात लोगों तक पहुंचा सकेगा, इस पर एक बहस हो सकेगी। और मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा कि भले ही इस तरह का विश्वास प्रस्ताव पहली बार आया हो, लेकिन विपक्ष पार्टियां हमेशा से ही चुनाव आयुक्तों पर इस तरह के आरोप लगाती रही हैं। ये कोई नई बात नहीं है। पहले तो सीधे सीधे सरकार को ये अधिकार था कि वो चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करे, और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति होती थी, वहाँ से रिटायरमेंट के बाद उन्हें बाकायदे फिर से दूसरे पद दिए जाते थे, और यहाँ तक देखा गया है कि उन्हें मंत्रिमंडल तक में जगह दी गई है। तो पहला तो ऐसा दौर था। तो ये मान करके चलिए कि पक्षपात के आरोप तो लगते रहे हैं, लेकिन डेफिनेटली जो संविधान है वो उनसे तटस्थता की अपेक्षा करता है, क्योंकि जो चुनाव है वो लोकतंत्र की गंगोत्री होती है। यदि चुनाव में गड़बड़ियां हैं तो आप समझ लीजिए कि लोकतंत्र कभी सफल नहीं हो सकता। चुनाव की पवित्रता बनाए रखने, लोकतंत्र की आत्मा को अक्षुण्ण रखने का सबसे बड़ा आधार है और इसकी हर हालत में रक्षा होनी चाहिए। इस दृष्टि से कह लीजिए कि चाहे अविश्वास प्रस्ताव का परिणाम जो भी सामने आए, लेकिन कम से कम एक स्वस्थ बहस तो इस पर हो ही सकेगी। तो दोस्तों, इस विषय पर बस इतना ही, और इसी के साथ ही आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करता हूं। नमस्कार।